नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी इकाई 10 को, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। तो इसी क्रम में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कृष्णचंद्र की रचना के जामुन का पेड़ को। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं जामुन के पेड़ को। रचना शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि आप लोग एक कलम और कॉपी लेकर साथ में रखें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट लाइन हो वो आप लोग नोट डाउन करते चलें। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता चला ही होगा कि अब एग्ज़ाम में कथन देकर पूछा जाता है कि कौन सी रचना का है, कौन सी रचना का नहीं है। उसमें से फिर जो भी जगह का नाम जिक्र आता है रचनाओं में, तो उसका क्रम अनुसार बोल दिया जाता है कि पहले कौन सा जगह आया, पहले कौन सा पात्र आया, इस तरह से। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने साथ एक कलम और एक कॉपी रख लें, ताकि मैं जो बोलूँ कि ये इम्पोर्टेंट है आप उसको नोट डाउन करते चले। इससे दो फायदा होगा दोस्तों। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपका सिलेबस भी, मतलब आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते भी चलेंगे, इम्पोर्टेंट नोट डाउन भी करते चलेंगे। और दूसरा कि आप एक्टिव रीडिंग कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो एक्टिव रीडिंग करते हैं तो सही रहता है। एक्टिव रीडिंग से आपका माइंड भी उसमें फ्रेश रहेगा, बोरियत नहीं होगा। और कोई भी रचना पढ़ते टाइम अगर जिनका इंटरेस्ट नहीं है रचनाओं में, तो उनके साथ थोड़ा आलस आ जाता है, तो वो छोड़ देते हैं बीच में, और उसका नतीजा उनको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक कलम कॉपी लेकर साथ में रहें, और जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बताऊँगा, आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कर चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि एक आदमी गिरा मिला उसको, उसके ऊपर दबा पड़ा मिला। तो उसको सबसे पहले किसने देखा? माली ने देखा। तो आप नोट डाउन कीजिए, नोट लिख लीजिए, और उसमें लिखिए कि सबसे पहले माली, फिर उसके बाद चपरासी। माली किसके पास गया? चपरासी के पास गया। फिर चपरासी किसके पास गया? क्लर्क के पास गया। फिर क्लर्क किसके पास गया? सुपरिटेंडेंट के पास गया। फिर सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। क्लर्क क्या बोला? बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। ये मत नोट डाउन कीजिएगा कि कौन ये क्लर्क क्या किसने बोला, जब मैं बताऊंगा वो लिखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान में रखिए कि क्लर्क आपस में बात कर रहे हैं। फिर मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। फिर बोल रहा है, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों कि कैसे फिर से क्रोनोलॉजी तैयार होगा। जैसे पहले माली देखा, फिर दौड़ के चपरासी के पास गया, फिर चपरासी क्लर्क के पास गया, जिस तरह से गया था, ठीक यहाँ पे भी अब पूछने जा रहा है कि मतलब इस आदमी को जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, उसको निकालने के लिए अब ऑर्डर का प्रक्रिया आपको पता ही है, सरकारी काम किस तरह से होता है, ठीक उसी तरह से ऑर्डर लेने जा रहा है। तो ठीक है, क्लर्क बोला क्या? ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। तो यहाँ सुपरिटेंडेंट किससे पूछेगा? अंडर सेक्रेटरी से। फिर सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया।
फिर देखिए क्रोनोलॉजी, सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी से, यहाँ देखिए सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी से, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। अब मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। ठीक उसी तरह से फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से मंत्रालय विभाग खेलेगा सब कोई, मतलब कृषि विभाग, फिर जल विभाग, फिर वन विभाग, फिर पशु विभाग के आदि सब विभाग चलेगा। तब यहाँ पे आप ध्यान देते रहिए। तो पहले कौन से विभाग में जाएगा फाइल? कृषि विभाग में जाएगा। ये कौन सा विभाग था? व्यापार विभाग का था, अब कृषि विभाग में जाएगा। तो दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटवाने न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। देखिए, व्यापार विभाग में पेड़ गिरा था। आपसे पूछा कि कौन से विभाग में पेड़ गिरा था आदमी के ऊपर, तो व्यापार विभाग में। और उसके बाद फिर क्रोनोलॉजी क्या तरह, व्यापार से कृषि, ये सब नोट डाउन करते चलिएगा। अगर साथ में नहीं कर सकते तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। देखिए, अब यहाँ पे खेल शुरू हुआ कि अब इसको हॉर्टिकल्चर में भेजा जाए, एग्रीकल्चर में नहीं। व्यापार से एग्रीकल्चर यानी कृषि, कृषि से हॉर्टिकल्चर यानी जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, मतलब फल फूल के। फिर रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटाने की कोशिश न करें। देखिए क्या बात है, अब मज़ा ही आ गया। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खाने की इजाज़त दे दी, नहीं तो फिर कानून का नियम टूट जाता है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। क्या ही बोलेगा बेचारा। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। ये लिख सकते हैं आप, ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख सकते हैं। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ। तो जो आदमी रहता है वो लावारिस रहता है, ये अब ध्यान दीजिएगा। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेत प्रकट करता वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसी सरकार अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। देखिए, इसका जवाब आया है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट बना लीजिएगा कि मतलब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी, और लिख लीजिएगा फिर डैश देकर बाद में पेड़ लगाओ स्कीम, फिर थोड़ा सा फिर प्लस करके लिख लीजिएगा कि हमारे किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। बस ये हो गया। मतलब इतना सारा ना लिखकर इतने छोटे में शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, यह उस आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। फिर एक क्लर्क बोल रहा है कि यह भी ठीक कहता है, हमारी मर तो जाएगा।
इसका भी एक उपाय निकालता है ये लोग। देखिए मजा आएगा पढ़ने में। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। देखिए कौन सा डिपार्टमेंट भेजा गया। कृषि से हॉर्टिकल्चर, व्यापार विभाग से कृषि विभाग, कृषि विभाग से हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से मेडिकल। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। तो ऑपरेशन सफल होगा लेकिन आदमी मर जाएगा। यह बात ध्यान दिया। किसने बोला था? तो मेडिकल डिपार्टमेंट के प्लास्टिक सर्जन ने बोला था। इसलिए यह फैसला भी रद्द किया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुए आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या बात। तो ये शायरी याद रखिएगा। शायरी देखकर भी पूछेगा कि ये किस रचना से संबंधित है। तो शायरी क्या है? ये तो माना कि तगफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। एक कृष्णचंद्र की जामुन के पेड़ से रिलेटेड, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कहीं प्रयोग भी कर सकते हैं, समझ ही रहे हैं आप। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। अरे ये तो शायर है। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने कलर को बस ठीक उसी तरह से धीरे धीरे सब ये पता चल गया कि भाई शायर है। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरी का लॉन भांति भांति कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरी के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं या दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला लिया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर से है न हॉर्टिकल्चर से है बल्कि कल्चरल डिपार्टमेंट से है। देखिए एक नया डिपार्टमेंट फिर जुड़ गया इसमें। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। तो फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट चला गया। देखिए व्यापार से कृषि, कृषि से हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से कल्चरल, उनके विभाग से गुजरते हुए साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी, साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरी पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? तो बोला ओस। जैसे उपनाम होता है ना, जैसे कि उपेंद्रनाथ अस्क, रमन शंकर यादव विद्रोही, इस तरह से। तो इनका भी नाम उपनाम था ओस। जैसे रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर बोला जाता है, या शायद दिनकर नहीं, हाँ दिनकर, या फिर अनल का कवि भी बोला जाता है इस तरह से। तो ठीक इनका उपनाम था ओस। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? तो इस रचना का नाम याद रखिएगा, ओस के फूल। जो दबा हुआ आदमी है वो शायर है। शायर का उपनाम क्या है? तो ओस है। तो उसका एक गद्य संग्रह आया। देखिए क्वेश्चन को कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि दिन पे दिन लेवल टफ होता जा रहा है यूजीसी का। तो गद्य के जगह पे पद्य संग्रह लिख दे। अगर 3-4 पंक्ति का बना दे वो क्वेश्चन और बोले कि ये कौन सा जामुन के पेड़ से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, उसमें गद्य संग्रह के जगह पद्य संग्रह डाल के ओस के फूल देते तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा कि गद्य संग्रह, पद्य संग्रह नहीं। तो ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? ने पूछा। बोला नहीं।
तभी इसको पहले मेंबर बनाएगा। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। और देख रहे हैं वो आदमी दबा पड़ा है पेड़ के नीचे, लेकिन सबको भी मतलब क्या ही भूला जाए। मतलब ये इतना बढ़िया व्यंग है ना सरकारी डिपार्टमेंट पर, क्या ही भूल सकते हैं। कैसे भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। वो बोलता है अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। विभाग में रिपोर्ट हुआ। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भाग कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय सरकार का मेंबर चुन लिया, यह लो चुनाव पत्र। वाह, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने करा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, और तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कभी रुक कर बोला, और मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दबाव से नहीं, आरिफ फरी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा। चलिए, एक और नया डिपार्टमेंट आ गया, फॉरेस्ट। व्यापार से कृषि, कृषि से आ गया आपको हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से कल्चर, कल्चर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। चलिए, अब तो खुश होने के बाद था। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी हारी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि अब विदेश विभाग से हुक्म आया है, विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा इस देश को, 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों इनको, प्रधानमंत्री जी को, हाँ, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। देखिए कोई भी आता है टूर पे भारत में तो पेड़ वेड़ रोपा जाता है, तो ठीक ये पेड़ भी उन्हीं पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने रोपा था इसी लॉन में। तो अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है भाई साहब, एक आदमी और इंटरनेशनल रिलेशन। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? करिए भाई बलिदान। कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगी। जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वो खुशी से फाइल गिराते हुए चला। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, मतलब वो अब जीवित नहीं रहा। तो दोस्तों, जामुन का पेड़ तो ख़त्म हो गया। तो आप इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको एक बार पे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसी तरह से एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब अगली रचना को हम पढ़ाएंगे तो उसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो अभी तो पहले यूनिट 10 को, इकाई 10 के अंदर जो भी रचनाएँ है उसको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। ज़्यादातर रचना को मैं पढ़ा दूँगा, और फिर उसके बाद इसी तरह से धीरे धीरे बैकवर्ड से, जैसे यूनिट 10 में, फिर यूनिट 9, फिर यूनिट 8, इस तरह से सारी रचनाओं को धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, और तैयारी करते रहिए अच्छे से। हाँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।
बाय।